वेलकम फ्रेंड्स, बायोस लाइफ 25 में आपका स्वागत है। हम लोग का 40 डेज 40 श्योर शॉट टॉपिक चल रहा था और आज का हम लोग का टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन। मैं आदित्य उपाध्याय स्टार्ट करता हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पहले सेंट्रल डॉगमा के बारे में। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? तो इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो थे वो थे फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने बताया कि डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। और आरएनए से भी डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। इसको डिफाइन करने वाले थे टेमेन एंड बाल्टीमोर, इसलिए इसको टेमेनिज्म भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। तो ये जो इवेंट चलता है इसी को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है और ये दिया फ्रांसिस क्रिक ने। आपको ये बात याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? तो हमने जैसा बताया कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिका ऑफ डीएनए। रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से यानी डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है। ये कब होता है? तो ये एस फेज में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब होता है ये, सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? ये एस फेज में होता है। और आपको बात यहाँ याद रखना होगा कि यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल होता है। एस फेज में अगर आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा था कि अमाउंट डीएनए का 2C से 4C की तरफ होता है, बट प्लॉइड ही सेम रहते हैं। तो डिप्लॉइड कंडीशन में ही अमाउंट डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा एस फेज में, और यही है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस है। सेमी कंजर्वेटिव क्या है और सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या है उसके बारे में बात करें। सेमी डिसकंटिन्यूअस आगे हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस है। बट ये सेमी कंजर्वेटिव क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता चला तो हम लोग को पता चला कि अप्रोच क्या हो सकते हैं डीएनए से डीएनए बनने के। तो 3 तरीके के अप्रोच के बारे में बात किया गया। पहला अप्रोच था कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें कि एक पेरेंट डीएनए है जो कि सेम टू सेम एक इंडिविजुअल में रह रहा है, बट एक नया डीएनए उससे सेम मिलता जुलता अदर डीएनए, एक न्यू डीएनए फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव था, मतलब कि एक पेरेंट मॉलिक्यूल में वो डीएनए कंजर्व रह रहा है और उससे अलग रहकर एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है। वही सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो एक ओल्ड स्ट्रैंड रह रहा है और उसको देखकर ही एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है। यहाँ देखिए ब्लू कलर और रेड कलर में दिखाया गया है, वैसे ही यहाँ पे भी। और फिर डिस्पर्सिव भी एक मेथड देखा गया कि जिसमें कि पेरेंट्स डीएनए से न्यू डीएनए उनके बीच बीच में कहीं न्यू डीएनए बन रहा है, फिर पेरेंट डीएनए, फिर बीच में न्यू डीएनए, ऐसा कुछ डिस्पर्स करके फॉर्म बन रहा है, टूट टूट कर फॉर्म बन रहा है। तो अब 3 अप्रोच हमारे सामने आए। कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि कंजर्वेटिव मेथड है, कुछ मानते थे सेमी कंजर्वेटिव है, कुछ मानते थे डिस्पर्सिव मेथड है। तो इस चीज का जब एक्सपेरिमेंट किया गया पता चलने के लिए, तो एक मैसेल्सन और स्टाल है, इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके का होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इन्होंने किया क्या, इकोलाई बैक्टीरिया लिया और इकोलाई बैक्टीरिया को फर्दर रेडियो आइसोटोप नाइट्रोजन के मीडियम में ग्रो करवाया, यानी 15 नाइट्रोजन में उनको ग्रो करवाया, और तब तक ग्रो करवाया जब तक उनके डीएनए एम्बेड ना हो जाए 15N। तो अब जो 15N है वैसे डीएनए मॉलिक्यूल लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो उनका वो थोड़ा हैवी डीएनए होंगे, तो हैवी डीएनए वाले को सेंट्रीफ्यूज में रखा गया। फिर अब क्या किया गया, अब नॉर्मल डीएनए में उसको प्लेस कर दिया गया, नॉर्मल मीडियम में, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम में उनको प्लेस किया गया। तो जो नया डीएनए मॉलिक्यूल था उसमें एक तो 15N का बना, और एक स्ट्रैंड जो नया स्ट्रैंड बना वो स्ट्रैंड आपको दिखा कि 14N का था, जिसको आप यहाँ पर ग्रीन कलर में यहाँ दिख रहा है। तो एक 14N, एक 15N, एक 14N, एक 15N, ऐसा दिखने को मिला, यानी ये हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगा डीएनए। ठीक है। यहाँ पर आप ये दोनों 15 है, इसको 15 कर दीजिएगा, यहाँ पे ये 15N है। ठीक है। ये हाइब्रिड डीएनए देखने को मिला। ठीक है। फिर फर्दर जब डिवाइड किया गया तो आपको रेशियो जो दिखा वो कुछ इस तरीके का कि एक हेवी स्ट्रैंड था और बाकी 2 हेवी स्ट्रैंड था, और बाकी जो 6 थे वो नॉर्मल स्ट्रैंड थे, 14N वाले डीएनए थे। यहाँ 14N है ये। ठीक है।
ये 14N वाले डीएनए। तो इसका मतलब ये पता चला कि आपका जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए होता है। और इस चीज को जो टेस्ट किया गया वो सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में टेस्ट किया गया, तो पता चला कि हमारा डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है। अगर हम आगे आते हैं तो कुछ की एंजाइम जो आपके इस डीएनए में यूज होते हैं वो एंजाइम कौन कौन से। तो सबसे पहले हेलिकेज। हेलिकेज जो होता है वो अनवाइंड करता है डीएनए को, ठीक है, डीएनए को अनवाइंड करता है, डबल हेलिक्स को तोड़ हटाता है पाई हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, डीनेचर करता है डीएनए। टोपोआइसोमरेज सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड एडिशन में हेल्प करता है। और हमेशा याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइमेज के बारे में बात करें तो ये प्राइमर सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे कि शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाएगा लगभग 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का। इसका जो काम है प्रोकैरियोट्स में डीएनए जी करता है और वही यूकैरियोट्स में ये काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है। फिर अगर जो भी स्ट्रैंड है उसको जोड़ने का काम लाइगेज करता है। लाइगेज को आप फेविकोल कह सकते हो, हेलिकेज को आप कटर कह सकते हो, सीजर कह सकते हो, और ये आपका फेविकोल है जो कि ज्वाइन करता है फ्रेगमेंट को, ठीक है। डीएनए में जो मैकेनिज्म होता है, डीएनए कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है बट कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा, उसका एक ओरिजिन होता है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोकैरियोट्स में OIC साइट कहते हैं, वही यूकैरियोट्स में ARS साइट कहते हैं। और जब ये बन रहा होता है तो एक फॉर्क टाइप का वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हेलिकेज क्रिएट करता है, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। एक स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में कंटिन्यूअस सिंथेसाइज करता है, ये रिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और एक स्ट्रैंड क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, जैसे कि डबल हेलिकल हम लोग मॉडल देखे होंगे डीएनए का, तो उसमें आपको पता है कि एक स्ट्रैंड 3 to 5, एक स्ट्रैंड 5 to 3 है। तो जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं कर पाता है उसमें टूट टूट कर एक फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। उस फ्रैगमेंट को सबसे पहले ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने बताया। चलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बारे में बात करते हैं। और ये डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए डीएनए जो होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, पीछे हमने बात किया था। और फाइनल टच में ये कि आरएनए प्राइमर को अब हटाया जाता है और वहां पर डीएनए लाइगेज और पॉलीमरेज मिलकर उस डीएनए को जोड़ देता है, ठीक है। तो यही है मैकेनिज्म डीएनए का। आपको एक छोटे छोटे पॉइंट में बताया जा रहा है क्योंकि मैकेनिज्म तो बहुत वास्ट है, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है। ये फिगर है इस डीएनए का, ये एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है आपको। और इसके बाद कुछ टॉपोआइसोमरेज हो गए। 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में आपका डीएनए कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है और यहाँ पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट को ही जोड़ने का काम लाइगेज करता है। और ये दोनों डायरेक्शन जो ऐसा काम कर रहा है, इसलिए डीएनए को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।